नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए जेन जेड आंदोलन ने सरकार को खदेड़ दिया है। संसद भवन के साथ पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर में आग लगने से उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। पीएम केपी ओली इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर से भागते दिखे। इस सीन ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की याद दिला दी, जब शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था। उससे पहले श्रीलंका में भी ऐसे ही तख्ता पलट हुआ था। यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, बल्कि नेपाल सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें जेन जेड आंदोलन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की है, खासकर 18 से 25 साल के बीच की उस पीढ़ी की जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है। ये युवा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पले बड़े हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से जब सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो सबसे ज्यादा नाराजगी इन्हीं युवाओं में देखी। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतर गए। कई जगह पर उन्होंने खुद बैनर और पोस्टर बनाए, नारे लगाए और बिना किसी राजनीतिक पार्टी के जुड़ाव के विरोध जताया। यही वजह है कि इसे किसी दल या संगठन का आंदोलन ना मानकर नई पीढ़ी की बगावत कहा जा रहा है, जिसे लोग जेन जेड अपराइजिंग या जेन जेड आंदोलन कह रहे हैं। जेन जेड ने देखा कि सोशल मीडिया उनके जीवन का अहम हिस्सा है, जहां से वे सरकारी नीतियों, करप्शन, न्याय, शिक्षा आदि पर चर्चा करते हैं। अचानक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा देना उनके लिए एक बहुत बड़ा जन विरोध का कारण बना। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, रेडिट आदि पर बैन लगा दिया। इसका कारण था कि इन प्लेटफॉर्म ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए रजिस्ट्रेशन रूल्स के तहत खुद को रजिस्टर नहीं कराया था। सरकार का दावा था कि ये नियम कानूनी अनुपालन के लिए जरूरी थे। नेपाल सरकार का कहना है कि फर्जी अकाउंट से अफवाहें और नफरत फैल रही थी। इससे साइबर अपराध बढ़ रहे थे और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही थी। इसके लिए सरकार ने कंपनियों से कहा था कि वे नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराएं, स्थानीय प्रतिनिधि और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करें और कंटेंट मॉडरेशन में जवाबदेही होनी चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन यानी कि 3 सितंबर तक का वक्त दिया था। जब फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसी कंपनियों ने तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन युवाओं और खासकर जेन जेड के बीच यह फैसला सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना गया। नेपाल में पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके परिवारों की ऐशो आराम भरी जिंदगी के वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। इस ट्रेंड को नेपाल में नेपो किड या नेपो बेबी यानी कि ताकतवर लोगों के बच्चे कहा जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के परिवार खास तौर पर निशाने पर रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें शेयर करी गई जिनमें उनके बच्चों को महंगी कारों, विदेशी शिक्षा और ब्रांडेड कपड़ों के साथ दिखाया गया। इन तस्वीरों और वीडियोस ने युवाओं में गुस्सा और असंतोष बढ़ा दिया। नेपाल में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $1300 सालाना है। युवाओं की बढ़ती नाराजगी देख सरकार ने सोचा कि अगर हालात पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो माहौल और बिगड़ सकता है। इसी दबाव में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन के भीतर नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद हामी नेपाल नाम के एनजीओ चलाने वाले सुडान गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर युवाओं से स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूली बैग लेकर सड़क पर उतरने को कहा। 8 सितंबर को नेपाल की संसद के सामने प्रोटेस्ट शुरू हो गया। यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था।
हामी नेपाल ने इसका आह्वान करते हुए एक पोस्ट में लिखा है, एक लंबे अरसे से करप्शन ने हमारे सपने, हमारा फ्यूचर और देश की गरिमा को खत्म किया है। हम देख रहे हैं कि नेता अमीर होते जा रहे हैं और आम लोगों को जीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब और नहीं। 1990 के दशक से ही नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल रही है। पहले राजशाही, फिर संवैधानिक राजशाही आई और फिर लोकतांत्रिक सरकार आई। लेकिन नेपाल में करप्शन कभी खत्म नहीं हुआ। जनता के बीच समर्थन खो चुके 75 से 80 साल के लोग सरकार चलाते आ रहे हैं। टॉप पदों पर कोई युवा नेता नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया बैन के मुद्दे ने एक चिंगारी का काम किया। नेपाल में यूथ कल्चर और यूथ मीडिया का स्ट्रक्चर बहुत वाइब्रेंट है। रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटीज है, लोग सड़कों पर आना जानते हैं। इस बार प्रोटेस्ट में कट्टर माओवादी, कम उम्र के नेताओं की पार्टियां और हिंदू राष्ट्रवादी लोग जुड़ गए। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू के मैतीघर मंडाला के पास बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुआ। हजारों युवा, विशेष रूप से छात्र छात्राएं, बिना किसी फॉर्मल लीडरशिप के सड़कों पर उतर गए। उनका मुख्य उद्देश्य सरकार में फैली भ्रष्टाचार की लंबी जड़ें और सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध था। यह आंदोलन जल्द ही पूरे नेपाल के कई शहरों और कस्बों में फैल गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में राष्ट्रध्वज और तख्तियां लेकर नारे लगा रहे थे, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया, यूथ अगेंस्ट करप्शन। प्रदर्शन की तगड़ी भीड़ ने नेपाल के फेडरल पार्लियामेंट भवन के करीब पहुंचकर सुरक्षा बोर्डें तोड़ दी। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए टियर गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और यहां तक कि लाइव गोलियां चलाई, जिसमें अब तक 22 लोग मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। बच्चों पर गोलियां चलवाने की खबर फैलते ही आंदोलन बेहद हिंसक हो गया। 9 सितंबर यानी कि आज प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में कई सरकारी अधिकारियों के घर और राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर हिंसक हमला कर दिया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निवास को भी नुकसान पहुंचाया। कम्युनिस्ट पार्टी में नेपाल और नेपाली कांग्रेस के कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीट दिया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़, हिंसा और बढ़ते दबाव के कारण 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा नेपाल में पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते राजनीतिक असंतोष का परिणाम है, जिसमें भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के आरोप शामिल हैं। शांति व्यवस्था बिगड़ने और प्रदर्शन में हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और अन्य 21 सांसदों ने भी पद त्याग दिया है। यह इस्तीफे सरकार की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। नेपाल में अब आगे क्या? आंदोलन के बाद की चुनौतियां क्या होंगी? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की राजनीति में अस्थिरता बढ़ गई है। नए नेतृत्व के सामने भ्रष्टाचार, युवाओं की मांगे और सामाजिक असंतोष को शांत करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। युवाओं का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना था। हालांकि सरकार ने कुछ कदम उठाए, लेकिन व्यापक और प्रभावी सुधार की उम्मीद अभी भी अधूरी है। नेपो किड्स और राजनीतिक परिवारों की पकड़ अभी भी मजबूत है। प्रदर्शनकारियों की संख्या और हिंसा के बाद नेपाल के युवाओं में असंतोष और निराशा बढ़ी है। उन्हें लगता है कि आवाज तो उठाई, पर बदलाव की रफ्तार अभी धीमी है। इसमें सामाजिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या भी उभरी है। नेपाल में बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता और आर्थिक विकास के अवसर सीमित है। जेनजेड प्रोटेस्ट से साफ हुआ कि युवाओं की उम्मीदें इन क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है, जो सरकार के लिए चुनौती बने हैं।
सोशल मीडिया प्रतिबंध ने दिखा दिया कि सरकार चाहे तो अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित कर सकती है। इसका भविष्य में मिसयूज होने का खतरा बना हुआ है। इसीलिए मीडिया स्वतंत्रता से जुड़े कानूनों और नियंत्रण की समीक्षा जरूरी है। जेनजेड प्रोटेस्ट ने युवा वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया है। भविष्य में युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी और वे बेहतर नेतृत्व के लिए दबाव बनाएंगे। सोशल मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में और बढ़ेगी। युवाओं को की नई पीढ़ी ऑनलाइन माध्यमों से शासन और पारदर्शिता की मांग करेगी, जिससे लोकतंत्र में और जवाबदेही मजबूत होगी। सरकार पर जनता और खासकर युवाओं का दबाव बढ़ेगा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाएं। इससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकती है। सरकार भविष्य में रोजगार, शिक्षा और आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए नई नीतियां बनाएंगी जो युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने में मदद करेगी। युवा आंदोलन और इससे जुड़ी चुनौतियों ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के मुद्दे को भी उभारा है, जिस पर आने वाले वर्षों में सरकार और समाज दोनों को ध्यान देना होगा। जेनजेड प्रोटेस्ट केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि नेपाल के लोकतंत्र की नई शुरुआत और युवा शक्ति के उदय का प्रतीक बन गया है। भविष्य में राजनीति में युवाओं की भागीदारी और आवाज और मजबूत होगी। यह एक आंदोलन, एक महत्वपूर्ण संघर्ष था जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी।